हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूं जो डीओई ने इशू किया है और ये सोशल साइंस का पेपर है, ठीक है। और ऐसा ही आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। आपके पेपर में 4 पार्ट आएंगे, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस पेपर भी आप एक बार करवा दो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा भी उसमें बता देता हूँ इसलिए, है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें काफ़ी अच्छे से आपको बताऊँ कि एक्स्ट्रा चीज़ भी, ताकि आपके पेपर में आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। तो देखिए 4 पार्ट में ये 60 क्वेश्चन टोटल आएंगे, समझ लीजिए। 24 क्वेश्चन में से आपको 20 करने हैं सेक्शन ए में, ठीक है। मैंने ओ में शीट की वीडियो बनाई थी, वो आपने देखी होगी, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। सेक्शन बी में 22 में से आपको 18 करने हैं, 12 में से आपको 10 करना है सेक्शन सी में, और सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन मैप के वो आपको कंपलसरी करने हैं, ठीक है। और 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन में होंगे और एक क्वेश्चन 0.8 का है, ठीक है। टोटल मिला के आपको पता है ना कितने क्वेश्चन करने हैं। टोटल मिला के आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तब जाके आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मार्क्स आपके टोटल आएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, टोटल आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन टोटल आएंगे, ठीक है। ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। देखिए आपकी भूगोल में पहला चैप्टर, ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको बता रखा है अलग अलग टाइप के बेस पर। जैसे आपको उत्पत्ति के आधार पर बता रखा है इंग्लिश में ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, है ना। तो अब आपको यहाँ पर विकास के स्तर पर बोल रहा है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आपको डेवलपमेंट के बेस पर बोल रहा है। तो देखिए डेवलपमेंट के बेस पर 4 टाइप होते हैं। एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज, विकसित संसाधन, एक स्टॉक होता है, ठीक है, और एक होता है रिजर्व। तो यहाँ पे कम्युनिटी लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कम्युनिटी, क्योंकि इसने बोला है कौन सा नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसने बोला कौन सा क्लासिफाइड नहीं हुआ, तो आप इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन इसके बेस पर आने वाला है, ठीक है। या वो बोल देगा आपको ओरिजिन के बेस पर बताइए, उत्पत्ति के आधार पर बताइए, ठीक है, ऑनरशिप के बेस पर बताइए, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन तो बोला कर लें, तो एक क्वेश्चन तो आपको एक कंपलसरी हो जाएगा। जिसके आसपास के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आप ये कोई भी आप सैम्पल पर पढ़ते हैं तो उसके आसपास के क्वेश्चन करो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको ज्योग्राफी जो है उसका फर्स्ट लेसन से है ये। और इस क्वेश्चन पेपर का ना पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का नेम वही है जो आप यूट्यूब पे चैनल का नेम देख रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब आप ये दूसरा देख लीजिए, ये आपका जो कृषि का चैप्टर है एग्रीकल्चर, तो उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि झूम कृषि को पश्चिम घाट में किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम घाट में उसे कुमारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आपसे बोल रहा है जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, इनमें से वो कौन सी है, ठीक है। हिंदी में आप देख सकते हैं रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा है। देखिए रोपण कृषि वो होती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक तरह से खड़े पानी के अंदर हमें उस क्रॉप को जो है ना ग्रो करना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो और ये नॉर्मली जो फील्ड होता है ना, उसमें एक ही फसल होती है जो ग्रो की जाती है, ठीक है। तो टी, कॉफ़ी, रबड़, ये तीनों के तीनों इसके आंसर, इसका डी आंसर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पर आ जाइए, ये कह रहे निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, जो 1 साल लेती है। तो शुगर केन, व्हीट, राइस या वाटरमेलन, ठीक है। आप देखिए वाटरमेलन तो वो जायद क्रॉप है, पता ना, 3 जो क्रॉप्स होती है ना, उसको 3 प्रकार के सीज़न में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक विंटर सीजन में, एक रेनी सीजन में, और दोनों विंटर रेनी के बीच में, ठीक है। तो वाटरमेलन जो है उसमें आते हैं जायद क्रॉप कहते हैं। एक रबी की क्रॉप, एक खरीफ की क्रॉप होती है, एक जायद की क्रॉप्स होती है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है ना कि विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, जो लगभग पूरा 1 साल ले लेती है। तो पूरा साल जो है ना वो राइस
ओ शुगर केन ले लेता है, मतलब हिंदी में गन्ना ले लेता है, ठीक है। और ये जो गेहूँ है ना रबी की क्रॉप है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो चावल है ना ये खरीफ की क्रॉप है, क्लियर हो गया। और विंटर की, ये आपसे रेनी की, इस तरीके से भी पूछ सकता है। रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। तो ये आपका एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है ज्योग्राफी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मतलब कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें लार्जेस्ट जो है ना प्रोड्यूस किया जाता है टी को, ठीक है। तो इसका जो आंसर, जो पूरी वर्ल्ड की बात बोल रहा है ना, तो पूरे वर्ल्ड में जो है चाइना जो है ना, चाइना 20 का आंसर है। चाइना पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 1 पे है टी के मामले में, ठीक है। और अगर हम बात करें दालों की, तो दालों में इंडिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका आंसर में आ गया ना आपको, जो है चाइना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देखते रहना, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर देखें और अपना करने की कोशिश करें, देखें कितने नंबर आपके आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, ठीक है, मतलब कौन एक फाइबर क्रॉप्स है, जैसे जैसे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं ना, ठीक है। और जैसे आप रस्सियाँ देखते हैं, रोप्स देखते हैं, ठीक है, आप बोरा देखते हैं, इस तरीके से। तो कॉटन, जूट, हेम्प, ये सारे के सारे ही जो है ना फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक है। इनसे कपड़ा, ठीक है, किसी न प्रकार के, जैसे मैंने अभी आपको बताया रस्सी वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं, खाते नहीं ऐसे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। अब आ जाइए 7 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। देखो रक्तहीन मतलब होता है ब्लडलेस रिवोल्यूशन, मतलब इसमें खून खराबा नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है किसको कहा गया इनमें से, तो आपका 7 क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर। तो हिंदी में भूदान, ग्रामदान आंदोलन, नाम से पता लग रहा है जमीन दान कर दी, गांव दान कर दिए। रूस में तो बहुत खून खराबा हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हुआ था, फ्रांस रेवोल्यूशन में भी हुआ था, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी होता। तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वार तो पता है ना, 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1949 तक 45 तक चली थी, है ना। और जो बोला रक्तहीन मतलब होता है ब्लडलेस, उसमें खून खराबा नहीं होता, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है। ये कह रहा है हु एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है ना बच्चों, गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल होते हैं, ठीक है। एक होता है सेंट्रल लेवल, ठीक है। और अगर हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल में होता है ना, आपने पढ़ा था ना कि जो पावर शेयरिंग होती है उसे किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। ये आपका डेमोक्रेटिक जो है ना सिविक्स की जो बुक है उससे रिलेटेड है ये। तो आपको पता होना चाहिए जो पावर शेयरिंग कैसे होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आती है, जुडिशरी आती है, उसके अंदर लेजिस्लेटिव आती है ना, जिसमें सबकी अपनी अपनी पावर है, कोई किससे कम ज़्यादा नहीं है। ऐसे एक आती है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ठीक है, ये क्षैतिज है इसलिए मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, इस तरीके से। और क्षैतिज समझ में आ गया, जिसमें अपनी अपनी सबकी पावर है, तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। और अगर हम बात करें, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, तो वर्टिकल में जो ऊपर होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, उससे नीचे वाला उससे कम, उससे नीचे वाला उससे कम होता है। तो इसमें सबसे ऊपर पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि इस समय जैसे बीजेपी की सरकार है ना, वो हो गया। दूसरी होती है स्टेट, उसके और नीचे होती है लोकल, ठीक है, जो जिसमें ग्राम पंचायत आ जाती है, नगर निगम आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सब आ जाता है लोकल गवर्नमेंट मतलब, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं डिस्प्यूट हो जाए अलग अलग लेवल में, गवर्नमेंट के जो लेवल होते हैं, जैसे सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल है, तो ये इसको सुलझाने का काम जो है ना वो कौन करेगा, तो वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो 8वीं का ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आप यहाँ पे हिंदी में भी आराम से देख सकते हैं। ये कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। आपको पता ना विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इज देयर इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो है ना कौन से टाइप की गवर्नमेंट सिस्टम है, यूनिटरी है, सेंट्रलाइज्ड है, फेडरल है, ये नन ऑफ दिस है। तो इंडिया के अंदर जो है ना डियर स्टूडेंट वो फेडरल है, मतलब संघात्मक है। संघात्मक पता ना जब किसी देश के अंदर 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं सॉरी,
जिस देश में अगर 2 या 2 से अधिक लेवल पर गवर्नमेंट होती है ना, उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। जैसे भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, और सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है भारत में, है ना। तो जब 2 और मोर लेवल होते हैं ना गवर्नमेंट के, उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, संघात्मक सरकार कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 9th का। अब उसके बाद 10th पूछ रहा है कि 10th ऊपर यहाँ है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा ये तो हो गया ना, अच्छा ये रहा, ओके। तो 10th में बोला गया है कि स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, अभी मैंने आपको बताया ना 3 प्रकार के लेवल होते हैं, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, लोकल हो गया, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, और जो है लोकल यानी कि एक तरह से स्थानीय सरकार, ठीक है। तो इस स्थानीय सरकार यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट है, उसमें जो वीमेन है उसे कितना % जो है रिजर्वेशन दिया गया है, तो उसको जो है 1/3 दिया गया है, ठीक है। 2 लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है, तो इससे थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो आपको होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को डैश अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। जो लैंग्वेज है ना हमारी इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उसको किस शेड्यूल के अंदर रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि 22 लैंग्वेजेस है हमारी, ठीक है, जिसको शेड्यूल कौन से शेड्यूल हैं बताओ। तो इसका आंसर जो वो 8th है, ठीक है, 8th शेड्यूल में रखा गया है। और आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है, वो 22 हैं, ठीक है। टोटल 22 लैंग्वेज है, जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं किसी भी उसके लिए, मतलब जो गवर्नमेंट पेपर होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, स्टेट के हिसाब से जो दे रखा है, ठीक है। 22 लैंग्वेज। अगर बोले हिंदी के अलावा कितने, तो आप बता रहे हैं 21, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 8th, यार है ना 8वीं अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को, जो भारतीय संविधान में लिखी गई हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है, ठीक है। 371 है ये, ठीक है, आप 370 मत सोचना, ठीक है। तो 370 तो पूरा ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये वो नॉन परमानेंट था, इसलिए उसे हटा दिया गया, ठीक है। ये परमानेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371। तो आर्टिकल 371 में किसको जो है स्पेशल जो है वो राइट दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है ना वो है यहाँ पर आप देखिए, आसाम दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, नागालैंड दे रखा है। तो ये सारे के सारे जो ईस्टर्न ये जो है ना स्टेट, इन सभी को मिला हुआ, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों इसके आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि वेलोनिया क्षेत्र के निवासी मुख्यतः किस भाषा को बोलते हैं। तो आपको इसमें बताना है, ये आपको चैप्टर 1 में आपको मिलेगा, ठीक है। आपने बेल्जियम पढ़ा होगा ना, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो आपसे बोला जो वेलोनिया है, तो देखो एरिया दे दिया, एरिया में कौन सी भाषा वाले लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रेंच, ठीक है। तो और ये आपको पता ही है कि जो सिनली है वो श्रीलंका से रिलेटेड है, ठीक है। और जर्मन, फ्रेंच और डच ये तीनों के तीनों बेल्जियम से रिलेटेड है, ठीक है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो पूरा बेल्जियम है ना उसमें, चलो अभी मैं हम क्वेश्चन ही करते हैं, और आपको बस ये मैं कह रहा था ये पता होना चाहिए कि कितने % कितने कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और कितने कितने एरिया में कौन कौन सी जगह रहते हैं, अच्छे से इसे कर लेना एक्स्ट्रा, ठीक है। और इंग्लिश में सिनली को सिनला कहा जाता है। इसका आंसर जो है 13 का क्या है, बी। उसके बाद 14 पर आ जाइए। 14 क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ। मतलब इस तरीके से, मतलब सेंट्रल है, फिर स्टेट है, ठीक है, फिर लोकल है, ऐसा किस इनमें से किस स्टेट में नहीं है। देखो भारत में तो है, बेल्जियम में भी है, लेकिन आप देखेंगे तो श्रीलंका के अंदर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी आ गया, श्रीलंका, ओके। इसने बोला है कि किस में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो है श्रीलंका। फिर कह रहा है कि लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि डैश ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है, ठीक है। ये कह रहा है वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट डैश आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। मतलब जितनी भी सारी पॉलिटिकल पावर मिलेगी ना वो किससे मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी हमें जनता से, ठीक है, पीपल से मिलती है, ठीक है।
पीपल ही तो है, अगर पीपल ही नहीं होंगे तो पॉलिटिकल पावर्स कैसे किसी को मिलेगी, है ना। इसलिए अब आज 16 क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि आपको इन 4 पढ़ने और बताना है कि कौन सा जो है इसमें आपका फॉल्स है। तो ये मैं हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में देखिए, मैं एक लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। ये तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ये ट्रू है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड काम आता है सारा, है ना, जो नेचर से रिलेटेड काम में लगे हुए हैं। एक द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए इन क्वेश्चन पे भी नोट करना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन बना के भी दे देता है ना। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये भी ट्रू है। हमने बोला है फॉल्स कौन सा है, मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है। जो फिशरीज है ना वो आता है कह रहे सेकेंडरी सेक्टर में, नहीं वो प्राइमरी में आता है ना। और बैंकिंग कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर, जो बैंकिंग है वो तृतीय क्षेत्र में आती है, ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद 17 पर आ जाइए। 17 क्वेश्चन में बोला गया है कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। ये कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द डाटा ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, विश्व व्यापार संगठन करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम करता है, नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं करता। तो इसका जो आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेता है, ठीक है। अच्छे से कर लेना इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 18वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज मे बी डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। मतलब एक शहर में रहने वाली एक अमीर परिवार की लड़की है, उसके लिए विकास चारों में से कब होगा, ठीक है। तो अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, भाई बिल्कुल सही। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, अपने स्वयं के निर्णय ले सके, शी इज़ एबल टू टेक हर ओन डिसीजन, ये भी ठीक है। विदेश में अपनी पढ़ाई कर सके, शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। तो ये सारे के सारे इसके सही हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। ये सारे उसके लक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, क्योंकि बाकी सब उसके एजुकेशन बाकी सब तो उसको मिल ही रहा है ना, वो ये चाहेगी ना कि उसको इन सब चीज़ों को भी से मिले। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, ये कह रहा है तृतीय क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैरिशरी सेक्टर्स। देखिए टैरिशरी सेक्टर वो होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, संचार, बैंकिंग, परिवहन, ये सभी इसमें आएंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी ही हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। बताइए वे किस क्षेत्र में कार्यरत है। मतलब बिना किसी रीज़न के उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर ही ऐसा सेक्टर होता है जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि संगठित असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। संगठित क्षेत्र वो होते हैं जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको पेड अप लीव मिलती है, मतलब आप छुट्टी करोगे लेकिन उसके आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। जैसे 3 छुट्टी फ्री है, तो वो फ्री नहीं मतलब एक पेड अप होता है एक तरह से, है ना। और आपको काम करने के जो घंटे वो निश्चित होंगे, संगठित की बार बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पेंशन की फैसिलिटी मिलेगी और भी बहुत सारी फैसिलिटी होती है। असंगठित में क्या होता है, जब आप काम करोगे तभी उसके पैसे मिलेंगे, वो भी पैसे कम होते हैं, ठीक है। जैसे दिहाड़ी के जो मजदूर जो काम कर रहे होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी पक्की नहीं है, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ विजन ऑफ जिससे भी मैगजीनिंग।
ये जो जिसपी मैथिनी है ना, उनमें इनमें से कौन सा उनका विचार नहीं था, ठीक है, यह कौन सी इनकी दूरदृष्टता नहीं थी। पहला, क्या वो ये कहते थे कि इटली छोटे राज्य और प्रदेशों के प्रबंधों की तरह नहीं रह सकता। इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट ऑफ किंगडम, मतलब वो क्या ये जिस मैथिनी ने कहा था कि इटली जो है ना वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा एकजुट होना चाहिए। तो ये हिस्ट्री के चैप्टर्स में से है, ठीक है, तो आपको अच्छे से इसका अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जिस मैथिनी ने बिल्कुल ठीक है ये कहा था, लेकिन हमसे बोला गया कौन सा नहीं कहा था, ठीक है। एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है, बस बिल्कुल सही कि अगर हम यूनिफिकेशन कर देंगे तो इटली को जो है वो क्या होगी, लिबर्टी मिल सकती है और काफ़ी अच्छा वो आगे बढ़ सकता है। तो ये मोनार्की के सपोर्टर थे, राजशाही का ये समर्थन करते थे जिसपे मैथिनी, नहीं, ये गलत लिखा है कि सपोर्ट टू मोनार्की, वो राजशाही का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते थे, तो ये असत्य है। और वो उनका पता क्या मानना था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए, तो इसका मतलब गलत कौन सा, वो सपोर्ट टू मोनार्की, सी आंसर हो जाएगा। अब 22 में बोला कि मैटरनिक कौन था, जो मैटरनिक है ना वो कौन था, ऑस्ट्रिया का राजा था। देखो आप हिस्ट्री का चैप्टर, आप ना एक बार आपको एडवाइस करूँगा, या आप पेपर तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप सेल्फ स्टडी जरूर करें, ठीक है, सेल्फ स्टडी करें और सेल्फ में आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें। अब आप कहेंगे सर चैप्टर पढ़ते लेकिन समझ नहीं आता, तो बहुत सारे आपको सोर्स हैं, जैसे आप यूट्यूब भी देख रहे हो तो वहाँ से आप चैप्टर के पूरे समझें, उसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आपने। और फिर भी आपको मैं कहूँगा सेल्फ स्टडी जरूर करें, ठीक है, सेल्फ स्टडी आप जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही जो पेपर वगैरह वो कीजिएगा। एक आधा पेपर पहले कर लेना चाहिए जिससे आइडिया हो सके कि मेरी कितनी तैयारी है जानने के लिए और मुझे कैसे पढ़ना है। इसलिए 2-3 पेपर पहले आइडिया ले लो उससे, है ना, 2-3 पेपर का आइडिया ले लो, ठीक है। अब उसके बाद 22 पर आ जाइए। 22 में ना तो जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये तो हो गया। मैटरनिक कौन था, तो मैटरनिक जो है वो जो था ना वो ऑस्ट्रिया का राजा था, चांसलर था, प्रशा का राजा था, प्रशा का प्रधानमंत्री था। तो जो मैटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, ये मैटरनिक ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक है, एक तरह से पूरा उसका हेड था। उसके बाद 23F, ये फ्रेडरिक लिस्ट कौन था, ये जो फ्रेडरिक लिस्ट है ना ये कौन था, तो फ्रेडरिक लिस्ट क्या है, बोल रहे म्यूजिशियन था, फिलोसफर था, इकोनॉमिस्ट था या आर्टिस्ट था, तो जो ये था इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जो फ्रेडरिक था ना वो इकोनॉमिक्स था। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जर्मनिया का चित्र बनाया। देख लो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा कि पेंटिंग जो है ना वो किससे प्रिपेयर की जर्मनिया का, और आपको हिस्ट्री की बुक में आपको लिखना है टूटी हुई जंजीर, है ना, तो उसमें से भी क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। और प्री बोर्ड के पेपर जरूर कर लेना, ठीक है, संस्कृत के पेपर में से भी आया था, ठीक है, प्री बोर्ड के पेपर जरूर कर लेना, मैंने वीडियो बना रखी है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। एक आधा जिसमें अगर गलत था तो मैंने से वो जो कमेंट होता है तो उसके पहले उसमें लगा रखा और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, अगर एक आधा अगर उसमें कुछ गलत था जो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो 24 का जो है इसका पूछा गया आपसे कि भाई कि किसने प्रिपेयर किया जर्मनिया का, तो इसका आंसर जो है 24 का फिलिप जो है ना वो है फिलिप वेट, ठीक है, ये आंसर है इसका। उसके बाद सेक्शन बी पर आ जाइए। सेक्शन बी में बोला है किसने कहा था मैथिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है। आप सपोर्टिव मटेरियल में देखोगे तो ऐसी लाइन मिल जाएगी आपको हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है। तो ये किसने कहा था, तो इन्होंने 2-3 बातें कही थी, तो उसकी बातों को अच्छे से कर लेना। ड्यूक मैटरनिक ने कहा था ये, ठीक है, और DOE ने न्यू सपोर्टिव मटेरियल इशू कर दिए हैं, तो आप वो साइड से देख लेना, नहीं तो मैंने वीडियो बना रखी है, ए से स्टार्टर लिख देना। देखिए अब हम पढ़ते हैं 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है। तो पहले हिंदी में पढ़ता हूँ फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। तो जिस मैथिनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की, तो देखिए बिल्कुल ठीक है, जिस मैथिनी ने जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, ठीक है,
और डिससेमिनेशन ऑफ इस गोल के लिए। आपने यंग इटली यंग यूरोप सुना होगा। ऐसे प्रधानमंत्री कावूर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब चीफ मिनिस्टर जो कावूर था ना, जो चीफ मिनिस्टर था, उसने मूवमेंट चलाया था पूरे इटली को यूनिफाइंग करने के लिए, एकजुट करने के लिए। ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है 1861 में विक्टर एमुअल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया। ये भी ट्रू है। इन 1861 विक्टर एमुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ये भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ओटोवन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। ये गलत है। ठीक है, ओटोवन बिस्मार्क जो था ना, वो कह रहे इटली के एकीकरण में योगदान दे रहा था। ये गलत है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804। देखिए जो नेपोलियन में जो सिविल कोड चलाए थे ना 1804 में जो बनाए थे, तो उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी फीचर्स है। ठीक है, तो पहले हिंदी में पढ़ते हैं। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। क्या ये ट्रू है? ठीक है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी देखना है कि केवल एक सही है, केवल एक या दो सही है, आप इसको भी देखेंगे। तो दूसरे में बोला गया इसने प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया था, मतलब जो इसे सिंप्लीफाइड कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को। ठीक है, क्या ये सही है? उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इसने बोला है कि यातायात और संचार व्यवस्थाओं को इसने सुधारा था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, इसने इम्प्रूव करे थे। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, मतलब जिस इलाके को उसने कब्जे में करा था ना, ठीक है, ये नियम उसने उस पर भी लागू कर दिए। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो देखिए ये सारे के सारे सही हैं। नेपोलियन जो सिविल कोड बनाया था ना, उसमें सारे नियम रखे थे, तो इसका मतलब डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, देखिए अब जैसे आपसे जो आपके पेपर है उसमें आपसे नेपोलियन सिविल कोड के बारे में पूछ लेगा, ये कब बने, है ना, तो इस तरीके से वो राजा कब बना, मतलब इस तरीके के सारे क्वेश्चन करें। ठीक है, इसके आसपास की चीज़ों को ज़्यादा आप ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पहला बोला गया है हैब्सबर्ग साम्राज्य में इतावली समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है ना, उसमें इतावली समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था। बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। तो आपसे बोला कौन सा करेक्ट है, तो इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज इन द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर में पूरी तरह बटा हुआ था। ठीक है, तो हैब्सबर्ग साम्राज्य है ना, वो इटली समाज के विभिन्न राजवंशों में बटा था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी है, जिसमें मैसिनी ने एकीकृत इटली राज्य के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। और इटली के एकीकरण में जिसमें मैसिनी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ये बिल्कुल ठीक है। और जिसमें मैसिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, मैंने भी आपको बताया भी था, यंग इटली यंग यूरोप के बारे में बताया था ना आपको, जिसमें मैसिनी ने करा है। ठीक है, सीक्रेट बनाए थे उसने। तो इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। एक ये है कि जिसमें मैसिनी हैज sought टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। ये बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद जिसमें मैसिनी है फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी, ठीक है, बनाई थी। ठीक है, और वो क्या थी? यंग इटली यंग यूरोप। तो ये भी ट्रू है। और इन 1861 विक्टर एमुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग इन यूनाइटेड इटली। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 1861 में विक्टर एमुअल द्वितीय ने स्वयं को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया। तो ये भी ट्रू है। तो सारे ही ट्रू है, इसके आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं सोचना कि हर क्वेश्चन का आंसर डी ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता लगेगा कि इसका आंसर जो है वो करेक्ट कौन सा है। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। अब नेक्स्ट बोला गया कि आपको सही मैचिंग बतानी है। तो बिस्मार्क जो क्या वो इटली से था। ठीक है,
तो ये तो ट्रू नहीं है। इसने बोला कि आपको सही मैचिंग करनी है। मेजनी जो था वो जर्मनी का था, नहीं ये गलत है, उल्टा दे दिया। काबूर जो ब्रिटेन का था, नहीं वो इटली का था। मैटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का था, हाँ तो मैटरनिक ऑस्ट्रिया का था, तो ये बिल्कुल ट्रू है, मैटरनिक ऑस्ट्रिया का था, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट पता लगाना है, गलत पता लगाना है। तो देखिए जो नवीकरणीय जो संसाधन है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वो सौर ऊर्जा है, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स सोलर एनर्जी है। देखो रिन्यूएबल वो होते हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है, हमसे बोला गया कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ये ट्रू है। फिर नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन कोयला, ये भी बिल्कुल ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोयला, क्योंकि कोयल जो एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाता है, तो ये भी ट्रू है। और जैव संसाधन धातु हैं, आप बताइए जैव संसाधन तो जिंदा होते हैं ना, बायोटिक रिसोर्स जैसे ह्यूमन बींग हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, यहाँ पे इसे मेटल लिख दिया, ये गलत है। अजैब में चट्टान बिल्कुल ठीक लिखा है, अबायोटिक में रॉक्स बिल्कुल ठीक लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन होते हैं दो टाइप के, और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटिंग्विशेबिलिटी होता है, समाप्यता के आधार पर, एक्सटिंग्विशेबिलिटी। ठीक है, तो ये समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय, और ये उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। ठीक है, ये किसके बेस पर होते हैं, ऑन द ओरिजिन के बेस पर, ये एक्सटिंग्विशेबिलिटी के बेस पर होते हैं। अब आ जाइए 31 क्वेश्चन पर। 31 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है। आपको बताना है कि एरिड जो सोइल है ना, उसके बारे में इन चारों में से कौन सी बात सही लिखी है। जो एरिड सोइल है उसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो आपको यह बताना है। तो देखो ये कह रहा है क्या ये लाल और भूरे रंग की होती है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक लिखा है। ये रेतीली होती है, लवणी होती है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि रेगिस्तान में सारा लवणी है, ये भी ठीक है। शुष्क जलवायु जहाँ पानी की कमी होती है और तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर वाष्पन की दर इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ये भी ठीक है। तो सारी ठीक है ना इसमें, तो डी आ गया। ठीक है, ये एरिड सोइल के बारे में बोल रहा है, तो ये रेड और ब्राउन होते हैं, ठीक है। सैंडिन सैलाइन होती है, ये भी ठीक है। और ड्यू टू हाई ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर, इसमें इवेपोरेशन फास्टर होता है, ये सारे का सारा ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको गलत मैचिंग बतानी है। जो जलोढ़ मिट्टी के लिए कह रहा है गन्ने की खेती होती है जलोढ़ मिट्टी पे, इंग्लिश में जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं एलुवियल सोयल, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है। एलुवियल सोयल पर तो होती यही है, शुगर केन उगाया जाता है, इस पर वीट भी उगाया जाता है, इस पर राइस भी उगाया जाता है, तो ये तो ठीक है। कह रहा है काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, ब्लैक सोयल पे कॉटन कल्टीवेशन होता है, ये भी ठीक है। ये कह लेटराइट सोयल पे कैश्यू उगाया जाता है, काजू उगाया जाता है, ये भी ठीक है। एक लाल मिट्टी में सेब की खेती होती है, ये बिल्कुल गलत है, वो तो पहाड़ी खेतों में होती है, पहाड़ी इलाके में, है ना, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 पर आ जाइए। 33 में क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में असत्य है। ठीक है, आपको बता रहा है कॉफ़ी के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो गलत लिखी हुई है। पहला, इंडियन कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स क्वालिटी, जो इंडियन कॉफ़ी होती है, ठीक है, वो जो है वो वर्ल्ड में जो है क्वालिटी के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इंडिया की सच में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए संसार में प्रसिद्ध है, ये ठीक है। ये कह रहे हैं बाबू बूदन की पहाड़ियों में इसका उत्पादन आरंभ हुआ, जो बूदन की पहाड़ी है ना उसमें इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ये भी ठीक है। एक अरेबिक किस्म की कॉफ़ी आरंभ में जापान से लाई गई, ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ये जापान से नहीं लाई गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद 34 पर आ जाइए। 34 क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एलुवियल सोयल, आपसे एलुवियल सोयल के बारे में पूछ रहा है, कौन सी चीज़ सही है। तो देखिए 34 में ना आपके पास 4 ऑप्शन है। तो एलुवियल मतलब पता है जलोढ़ मिट्टी, इसके 2 पार्ट भी होते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं इसे। ठीक है, एलुवियल सोयल जिसमें खादर आती है एक, ठीक है, और एक बांगर आती है ना। तो
ये कह रहा है इन मृदाओं का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है, 34 का बोल रहा है। तो ये हमें पता है कि इसका जो रंग है ना वो क्या होता है, सफ़ेद नहीं होता, तो ये तो गलत है। इन्हें बोला सत्य कौन सा है, ये मृदा कपास खेती के लिए होती है, ये भी गलत है। ये कह रहा है इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब ये कह रहा है कि जो मिट्टी है ना ये वाली, इसमें फास्फोरस की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। और आपको यहाँ पर बोल रहा है तो ये भी गलत है, ठीक है। अब आपसे बोला ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, ये ट्रू है। आप सबको पता है इस पर गन्ना उगाया जाता है, इस पर जो है गेहूँ उगाया जाता है, ठीक है। तो दीज सोइल आर वेरी फर्टाइल, तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसका समझ में आ गया ना, आंसर क्या है, डी है। उसके बाद 35 पर आ जाइए। डीजल किस प्रकार का संसाधन है, जो डीजल है ना वो किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय, जैव, संभाव्य, अनवीकरणीय। तो डीजल जो एक बार प्रयोग होने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, रिन्यूएबल, बायोटिक, पोटेंशियल या नॉन रिन्यूएबल। तो इसका आंसर क्या है, नॉन रिन्यूएबल, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं 36 क्वेश्चन पर। 36 में आपका जो क्वेश्चन है वो संकल्पना और कारण से रिलेटेड है, इंग्लिश में असर्शन और रीज़न से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप देखा करो कि ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। देश के आर्थिक विकास के लिए सतत पोषण विकास आवश्यक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। देखो बिल्कुल ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट डेवलपमेंट वेयर वी यूज द रिसोर्सेज सच ए मैनर so that present generation and future generation can get benefits. It means we use the resources in very significant manner without harming the environment. Using the resources is called sustainable development. सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता है, जिसमें आने वाली और वर्तमान पीढ़ी दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और इसी से आर्थिक विकास होगा। ये बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कारण यह है कि सतत पोषणीय विकास ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल हो। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका एक कारण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमें देखना पड़ता है कि ये जो बात लिखी है विकास इसलिए होता है क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल है, तो ये कारण है या नहीं, तो इसका ये कारण भी है, इसलिए दोनों सही हैं। इसलिए इसका आंसर जो है हम ए पे टिक कर देंगे, जो हमारे सर्कल होंगे ना उसमें ए में हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया काफ़ी से, और हिंदी में बोल दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एसेंशियल है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। रीज़न इसका ये है क्योंकि ये इंश्योर कर देता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेजर को, ये हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो आर्थिक विकास अपने आप ही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं। अब आ जाइए 37 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है मत्स्य पालन का कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है। हाँ बिल्कुल ट्रू। ये कह रहा है कारण ये कि मत्स्य पालन सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। मैंने आपको बोला था ना कि जो भी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं या प्रकृति से जुड़े होते हैं वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इसका ये एक कारण है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जो नीचे दे रखा है हमें देखना होता है कि क्या इस चीज़ का ये भी एक कारण है, और अगर है तो हम ए पर टिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू हैं। उसके बाद हमने देखा कि नीचे वाला रीज़न है तो है, ठीक है, ए। अब इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है फिशरीज कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। ये कह रहा है फिशरीज जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, बिल्कुल ट्रू। ये कह रीज़न ये कि फिशरीज जो है वो डिपेंडेड डायरेक्टली अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए ये नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है, इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में आते ही वही हैं जो नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड होते हैं या नेचर से गेट होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या है, ए। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ये कह रहा है कि श्रीमान जय एक काल्पनिक देश पालमपुर के निवासी हैं। यह एक विकसित देश है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके देश की विशेषता है? कौन सी एक उनके देश की विशेषता आपको बताना है। देखो जो डेवलप्ड कंट्री है ना, तो उसमें तो आपको पता है
बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। वहाँ डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, सब कंट्रोल में होता है ना। औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार व उच्च प्रति व्यक्ति आय, ये बिल्कुल ठीक है, वहाँ इनकम बहुत ज़्यादा हाई होगी। उच्च मानव विकास सूचकांक, बिल्कुल सही, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है। हाई ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मतलब कहने का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो DDP है, वो हाई होगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और एक हाई डेथ रेट ऑफ चाइल्ड या इन्फेंट रेशो, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, तो ये नहीं हो सकता ज़्यादा, वहाँ बच्चे थोड़ी ज़्यादा मरेंगे जो इतनी कंट्री डेवलप्ड हुई है। तो इसलिए इसका आंसर 1/3 और 4 सही है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको इंग्लिश में कि पालमपुर एक इमेजिंग कंट्री बोली जो डेवलप्ड है पूरी तरह से, तो कौन सी इसकी फीचर होगी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ अच्छा होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, वहाँ GDP अच्छा होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सी। अब 39 पर आ जाइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया है। देखो 100 दिन के जो काम है ना, वो अपने नरेगा पड़ा होगा और एक मनरेगा पड़ा होगा, है ना। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून ये 100 दिन के जो है काम की गारंटी देता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। देखिए 100 डेज की मिनिमम जो है गारंटी देता है, कौन देता है, ये मनरेगा देता है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या है, एक परिवार के, ठीक है, एक सदस्य को, 1 मेंबर को 100 डेज के लिए वर्क मिलेगा। सबसे पहले से 200 जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ज़िले, उसमें से स्टार्ट किया गया, बाद में से 600 ज़िलों में कर दिया गया। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कितने % जो रिजर्वेशन वुमेन के लिए है, तो 1/3 है। ठीक है, 33% के आसपास जो है वो क्या है, रिजर्वेशन है वुमेन के लिए कि उनको जॉब जरूर मिलेगी 33% में। ठीक है। उसके बाद 40 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि तमिल इन श्रीलंका फेल्ट एलिनेटेड बिकॉज, ये कह रहा है जो तमिल के जो लोग हैं, ठीक है, तमिल के जो लोग हैं वो अपने आप को बेगानापन महसूस करते हैं। ठीक है, तमिल श्रीलंका में अपने को बेगानापन महसूस करते हैं। आपको 4 रीज़न दे के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए पहला, कानून द्वारा सिनली को एकमात्र राजभाषा घोषित, मतलब कानून के द्वारा सिनली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, बिल्कुल ठीक, ये तो बिल्कुल किया गया है ना, इसलिए तो एलिनेटेड महसूस कर रहे हैं। सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण व बढ़ावा देगी, जो बौद्ध धर्म है उसको बढ़ावा देगी, ये भी ठीक है। सभी कथन सत्य है, तो ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। जो तमिल है ना, तमिल श्रीलंका के अंदर वो एलिनेटेड मतलब बेगानेपन का वो महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब अपनापन उन्हें महसूस नहीं होता श्रीलंका के अंदर, ऐसा क्यों। एन एक्ट वॉज पास टू रिकोगनाइज सिनला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा इसलिए कि सिनला जो है उसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, ये कारण है। द गवर्नमेंट फॉलो प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिनला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि जितनी भी सरकारी जॉब है, जितनी भी यूनिवर्सिटी में पोजीशन है, वो सिर्फ सिनला को मिलेगी। और क्या ये रीज़न है कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया जिसमें बुद्धिज्म की तो रक्षा की जाएगी, जो बौद्ध धर्म है, बाकी और किसी को कोई लेना देना नहीं, मतलब बौद्ध धर्म को वो प्रोवाइड करेगी, प्रमोट करेगी। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब 41 है, यहाँ बोल रहा है कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से 1993 1970 से 1993 के मध्य 4 बार संशोधन किए, तो क्या ये ट्रू है। सबसे पहले मैंने आपको बोला ना कि आपको यही चेक करना पड़ता है कि क्या दोनों ट्रू है। हाँ, ये तो ट्रू है, 4 बार संशोधन किए। ये कह रहा है इसका कारण यह था कि बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के मध्य तनाव बढ़ रहा था, इसलिए संशोधन किए, बिल्कुल ठीक भाई, इसलिए तो किए थे ताकि आपस में जो वो मिलकर रह सके, उनका तनाव जो है, ठीक है, वो दूर हो सके। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। देखिए बेल्जियम हैज़ ब्रॉट 4 अमेंडमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 टू 1993, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच स्पीकिंग
एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम वाज इंक्रीजिंग। ये कह रहा जो ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया, संशोधन किया गया क्योंकि डच और जो फ्रेंच है ना आपस में उनमें तनाव पैदा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी एक तरह से, ताकि वो ना हो और मिलजुल के रह सके, इसलिए जो है अमेंडमेंट किया गया। बिल्कुल ट्रू। देखो नीचे जो रीज़न देखते हो ना, तो आप ऊपर जब लाइन पढ़ते हो तो अगर उसका एक भी रीज़न सही है, एक भी रीज़न दे रखा सही है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और मैं इसका जो PDF है इस पेपर का वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, क्योंकि दोनों सही हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 42। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए 3 प्रकार की लिस्ट होती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक यूनियन लिस्ट होती है, दूसरी स्टेट लिस्ट होती है, तीसरी कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन जो लिस्ट होती है ना, इसे हिंदी में संघ सूची कहते हैं। ठीक है, स्टेट को राज्य सूची कहते हैं, कंकरेंट को समवर्ती सूची कहते हैं। तो देखो जो संघ सूची है, जो यूनियन लिस्ट है ना, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, ठीक है, वो पूरे राइट लेगी। जैसे देश की पूरी रक्षा करना हो गया, नोट नए इशू करना हो गया, वो सेंट्रल में आएंगे। ठीक है, संघ सूची में आएंगे। और जो कम्युनिकेशन हो गया संघ सूची में आएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का भी जितना काम है ना वो सारा संघ सूची में आएगा, मतलब यूनियन लिस्ट में आएगा। और राज्य सूची होती है ना, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, उसका जो राइट है ना वो राज्य के पास होता है। जैसे उसकी पुलिस हो गई, ठीक है, उस वहाँ पे ट्रेड हो गया उस राज्य के अंदर, वो सब। और तीसरा समवर्ती होता है, मतलब कंकरेंट होता है। और इस कंकरेंट में ना दोनों निर्णय ले सकते हैं, सेंट्रल भी ले सकती है और स्टेट भी ले सकती है। जैसे अगर मैरिज की बात आ जाए, डिवोर्स की बात आ जाती है, ठीक है, बच्चा गोद लेना उसकी बात आ रही है, तो वो दोनों डिसीजन ले सकते हैं। एजुकेशन है, वो दोनों डिसीजन ले सकते हैं एजुकेशन पर भी। तो वो किसका विषय है? कंकरेंट का है। आपसे पूछा गया संघ सूची का कौन सा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो संघ सूची में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो जो रक्षा की जो बात आती है, डिफेंस की बात आती है, वो तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, जो मैरिज है ना, मैरिज वो जो है कंकरेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? कंकरेंट का पार्ट है। तो आपसे जो है ना वो पूछा गया है कि कौन सा यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो एक तो मैरिज हो गया और दूसरा क्या होगा? ट्रेड हो गया। ठीक है, ट्रेड किसका है? स्टेट का। तो दूसरा और चौथा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि विवाह और व्यापार, विवाह जो है वो कंकरेंट का है, किसका? समवर्ती सूची का है। और जो व्यापार है वो किसका है? व्यापार जो है वो राज्य का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? मतलब अगर एक बिलीफ ऐसा बन गया कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है ना, वो सारे के सारे वो रूल बना रही है जो मेजोरिटी को बेनिफिट मिल रहे हैं सारे, और जो माइनॉरिटी में उनको कोई किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ठीक है, क्या बोलेंगे? माइनॉरिटेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, मतलब अल्पसंख्यकवाद बोलेंगे। ठीक है, फ्यूडलिज्म बोलेंगे, सामंतवाद बोलेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म बोलेंगे, बहुसंख्यकवाद बोलेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम पता क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, बहुसंख्यकवाद बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिए, मीनिंग दे दिए, पहले ये लिखा आता था तो ये लिखना पड़ता था, ये लिखा था, इस तरह से आ रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए, देखो अब हमें ना फेडरल सिस्टम ना 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। ये 44 क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा पहले समझ लो। 44 जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो है ना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फेडरल सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, तो एक साथ आकर एक साथ लेकर होता है। ठीक है, भारत जो है ना वो सबको साथ लेकर चलता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? होल्डिंग टुगेदर हो गया। तो ऐसी जो अमेरिका है ना वो क्या है? वो है कमिंग टुगेदर। तो आपसे बोला कौन सा गलत है, तो देखिए कमिंग टुगेदर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है, साथ आकर संघ बनाने में ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये हमसे गलत पूछा गया है। स्विट्जरलैंड ये भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये भी ठीक है। ये कह रहा है भारत जो है ना वो कमिंग टुगेदर है, गलत। भारत कमिंग टुगेदर नहीं है, भारत होल्डिंग टुगेदर है। ठीक है, साथ लेकर है।
ठीक है, 7 आग करने, तो डी आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रुसेल्स में, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, किसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो देखिए जो ब्रुसेल्स है ना, उसका उसमें जो हेडक्वार्टर है ना, वो यूरोपियन संघ का है। किसका, यूरोपियन संघ का, यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाइए 46, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार किस सरकार को है। ठीक है, इंग्लिश में विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू बेल्जियम। ठीक है, ये कह रहा है बेल्जियम में ना संस्कृति, शिक्षा और भाषा के मामलों में अगर किसी को अधिकार है तो वो किसको होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, स्टेट को होता है, कम्युनिटी को होता है, नन ऑफ द, ये देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट को होता है। ये याद रखना कि जो भी एजुकेशन क्या पढ़ाई जाएगी, कैसी लैंग्वेज क्या होना है, कैसे कल्चर होना है, ये वहाँ का कम्युनिटी गवर्नमेंट तय करती है। अब आप आ जाइए पार्ट सी पर आ जाइए। पार्ट सी में देखो आपको इस तरीके से एक टेबल बनी हुई आएगी, इसको पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, वो तो बाकी आपको पता है कि ऑप्शन होते हैं, उसमें क्या छोड़ना है क्या नहीं। अब फटाफट पार्ट सी देखते हैं। देखिए हमें पूरी ये बना के दे रखा है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द हाईएस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज में सबसे ज़्यादा जाने वाले जो हैं वो बच्चे कौन से हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में देखिए माध्यमिक स्तर लिखा हुआ है ना हिंदी में। ठीक है, ऐसे ही जो वर्ड लिखा है उसको आप क्वेश्चन में देखो कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग हाईएस्ट रेशियो ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सेकेंडरी स्टेज। ये लिखा सेकेंडरी स्टेज। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा, 83 किसमें, केरल में। तो इसका आंसर केरल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट। सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है। लिटरेट ये लिखा ना, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 94, तो केरल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केरल आ जाएगा। हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक साक्षर है, पढ़ा लिखा है। तो साक्षर सबसे ज़्यादा किसमें, 94 में, तो केरल आ गया। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर की दर सबसे खराब, मतलब बच्चे पैदा होते हैं 1 साल से जो छोटे होते जल्दी मर जाते हैं, वो इनमें से किस स्टेट के अंदर है। मतलब मोर्टलिटी रेट जो है ना, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट सबसे ज़्यादा किसके अंदर बहुत गंदा है। तो इसका जो आंसर आप देख सकते हैं, मोर्टलिटी ये लिखा। देखो यहाँ पर 1000 में से 30 बच्चे मरते हैं हरियाणा में, केरल में 10 मरते हैं, बिहार में 35 मर जाते हैं। तो बिहार की हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, समझ में आ गया। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कैसे पता लगाओगे, ये लिखा ना, शिशु मृत्यु दर लिखा हुआ ना, तो यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो बिहार में 35, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है केरल की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन केरला। तो केरला के अंदर कितनी है, आप लिटरेसी रेट देख सकते हैं, ये लिखा 94 है, देख रहे हैं। तो इसका 94 आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी था ना, बहुत ही इजी पैसेज थी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक पैसेज आया है। ठीक है, हिस्ट्री से ही आएगा पैसेज। तो हिस्ट्री में जो भी ब्रैकेट में लिखे होते हैं ना, उनको इग्नोर नहीं करना, अच्छे से उसको पढ़ना है। ठीक है, ये इंग्लिश में देख लो। ठीक है, इंग्लिश वाली वीडियो रोक के पढ़ लो, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये आवाज़ को म्यूट करके देख लेना, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो फटाफट। अच्छा देखिए, इस पैसेज को करने से पहले इसके 2 क्वेश्चन अभी छूट गए थे। ये कह रहा है इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे कम है। ठीक है, 51 में।
ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग लोएस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। सबसे कम स्कूल जाने वाले बच्चे जो है ना किस में है, देखो नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको बताना है, तो वो क्या आएगा इसका आंसर। सबसे जो कम है वो किस में है, ये देखिए ये आपका 43 बिहार में। ठीक है, तो बिहार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिहार हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में ये रहा आपका बिहार। उसके कह रहा हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है। हरियाणा है ना, उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो हरियाणा साक्षरता ये रहा, हरियाणा का 82 है, तो 82 पर क्लिक कर देंगे, आप टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अभी 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ता। अच्छा वो देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से तो 82 आ गया। उसके बाद जो इसकी आंसर की है वो भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये पैसेज है हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वाले ये देख लें और इसे पढ़ें। पहले हिंदी में पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति, मतलब राष्ट्रवाद के बारे में जनता का राज हो। ठीक है, इस बात की जो पहली अभिव्यक्ति, पहली जो शुरुआत है वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। मतलब फ्रांस की क्रांति से ही जनता का राज की बात उठी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब क्या हुआ, पहले राजा के राज में था ना, तो उसी के पास सब कुछ रहता था, तो फिर क्या हुआ, पहले वो जनता का हाथ आ गया, जनता के पास शक्ति आ गई। क्रांति की घोषणा अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य को उदय हुआ, और राष्ट्रीय राज्यों में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ठीक है, तो अब इसके बेस पर आपको आंसर बताने, थोड़ा सा वीडियो रोक के 1-2 बार दोबारा पढ़ें ताकि और डीपली अंडरस्टैंडिंग ले सकें। अब इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। ये कह रहे थे फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ये कह रहा है जो नेशनलिज्म की जो बात आई, मतलब जहाँ पब्लिक जनता का राज होना चाहिए, ये 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो तो वहीं से आई है। ये कह रहा है फ्रेंच एज यू वुड रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए कि जो फ्रेंच है वो रिमेंबर किया जाएगा, वॉज ए फुल फ्लैज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ द एन एब्सोल्यूट मोनार्क। ये कह रहा है कि अगर हम बात करें तो फ्रांस को आप देख भी सकते पूरी तरह से इसमें मोनार्क सिस्टम था, राजा का राज था। तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस दैट केम इन द वेक, और फिर इसके पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें चेंज आए जिसकी वजह से फ्रांस में रिवोल्यूशन आया, और जिसने ट्रांसफर सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, और किस तरीके से वहाँ पर सोवरेनिटी ने जन्म ले लिया, मोनार्की खत्म हो गई। और द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, और ये रिवोल्यूशन ये घोषणा करता दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, कि लोग ही हैं जो अपने आप अपना भाग्य बनाएंगे और अपने नेशन को कंस्टिट्यूट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे जो भी है। ठीक है, अब इसके बेस पर पहला क्वेश्चन पूछा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो सब जानते हैं 1789 में हुई थी। 9th में भी आपने पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था, आपको बताना है जो इसका परिणाम क्या निकला। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसका क्या रिजल्ट निकला था। इसका आप जानते हैं क्या रिजल्ट निकला था। इसका यही रिजल्ट निकला था कि वहाँ से जो है ना फ्रांस से, ठीक है, जितना भी जो राजा का राज था, ठीक है, वो सारा हट गया, है ना, और जो जनता का राज जो है वहाँ पर आना शुरू हो गया था। तो इस हिसाब से आप क्या कहेंगे, राजतंत्र की जो समाप्ति हो गई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या देगा 54 का बी। ठीक है, तो एंड ऑफ मोनार्की हो गया सब नहीं। ठीक है, उसके नेक्स्ट विच रेवोल्यूशन
ब्रॉड द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ये कह रहा है कौन सी क्रांति थी जिसने बिल्कुल सही तरीके से ये बता दिया कि आखिर जो है ना आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, तो उसने बताया था आपको आंसर बताना, ये हिंदी में पढ़ते तो राष्ट्रवाद की स्पष्ट व्यक्ति किस क्रांति के द्वारा की गई थी। तो हम ऊपर जो पैसे पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के तो पढ़ रहे हैं, तो बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा थी, जो फ्रांसीसी क्रांति है ना उसने क्या प्रोक्लेम किया था, उसने क्या प्रोक्लेम किया था कि राष्ट्र का गठन राजा के द्वारा होना चाहिए, राष्ट्रीय गठन वरिष्ठ जनों के द्वारा होना चाहिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा, राष्ट्रीय गठन जनता के द्वारा होना चाहिए, कोई नहीं। तो सब जानते हैं कि उसने क्या घोषणा करी कि राष्ट्र का जो गठन है वो जनता के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है द फ्रेंच रिवोल्यूशन प्रोक्लेम द नेशन विल बी, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसने क्या प्रोक्लेम करा, उसने ये करा कि द कंस्टिट्यूटेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों का शासन होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव बर्थ टू द नेशन स्टेट इन यूरोप। तो ये कह रहा है ये किसने जन्म दिया, ठीक है, यूरोप के अंदर कि भाई जनता का राज्य नेशन का जो स्टेट है वो किसने विचार दिया, निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में राष्ट्रीय राज्य को उदय हुआ, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो नेशन स्टेट बने राष्ट्रीय राज्य जनता का राज वाला होना चाहिए, किसने जन्म दिया, किस स्टेट ने जन्म दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है राष्ट्रीयवाद ने। ठीक है, किसने, नेशनलिज्म ने। तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा, नेशनलिज्म आ जाएगा। इसने नेशन स्टेट को यूरोप के अंदर जन्म दिया। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। ये कह रहा है इमरजेंस ऑफ नेशन जो स्टेट है उसका क्या रिजल्ट निकला। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय राज्यों के जो उदय हुआ, नए नए देश बनने लग गए, तो इसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट निकला इसका। तो इसका ये रिजल्ट निकला कि भाई हम इस बेस पर बनाएंगे कि हमारी खुद की अपनी एक पहचान होगी, ठीक है, और एक विरासत होगी। तो इसका आंसर जो बी है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। तो इसने बोला था ना व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए अब हम सेक्शन डी करने जा रहे हैं। तो सेक्शन डी में जो है ना वो मानचित्र से रिलेटेड है, मैप से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें जो है ना आपको दोनों क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों क्वेश्चन कंपलसरी है। और भूगोल में जो अफवाह है ना तीसरा चैप्टर, उसमें से केवल मैप वर्क आ रहा है, क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं आएंगे, तो सिर्फ मैप वर्क करो उसमें से। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश में जो है दो ही क्वेश्चन है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। और दूसरा मैं आपको बता दूं क्योंकि मैप है तो इसलिए जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दो क्वेश्चन है, तो आपको केवल जो मैप वाला है ना वो क्वेश्चन करने हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको जो दो क्वेश्चन है वो वाले करने हैं। तो देखो पहले मैं आपका बता देता हूँ। जैसे इसने बोला कि आप मानचित्र देखिए उसमें ए बताइए कौन है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ये दे रखा है ए, और ये चार नेम दे रखे हैं, सलाल दे रखा है, सरदार सरोवर, टिहरी और तुंगभद्रा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए ये ए कौन है, तो यह तुंगभद्रा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, तुंगभद्रा आ जाएगा आपका आंसर। और जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, उनका मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काफ़ी एफर्ट लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया क्या है, तुंगभद्रा। उसके बाद जो है बी है, बी में बोला गया सूत के प्रमुख उत्पादक राज्य। ठीक है, तो सूत यानी कि कॉटन होता है। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं कॉटन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्या है, ये कौन सा इलाका है, गुजरात है, तो गुजरात इसका आंसर आ जाएगा। गुजरात कौन से नंबर पे लिखा है, ए नंबर पे लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। और हिंदी में भी आप देख लो ये गुजरात का है। और ये नहीं है कि आप जो है विजुअल इम्पेयर्ड के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, वो भी आपको देखना है क्योंकि एग्जाम में वही वाला आ गया फिर। तो विजुअल इम्पेयर्ड में यहाँ बताया गया है कि बांध की पहचान करनी जो कर्नाटक में है, तो देखो जो तुंगभद्रा वो कर्नाटक में है, तो इसका आंसर तुंगभद्रा हो जाएगा। फिर यहाँ बोला गया है कि असम की प्रमुख रोपण फसल कौन सी है, तो सबको पता है चाय होती है, तो इसका आंसर चाय आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। तो इसने बोला कर्नाटक में कौन सा डैम है, तो वो है तुंगभद्रा। और जो है प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, वो टी है। ठीक है, सी आंसर है इसमें। इस तरीके से पूरा मैंने समझा दिया, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ स्पीड से हो गई हो तो उसको स्लो करके सुन सकते हैं, थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हैं।
कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। और अपनी पूरी तैयार रखें। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप NCERT की जो बुक्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ें, और उससे पहले आप कम से कम 2 या 3 कोई भी प्रैक्टिस पेपर, जैसे मैंने ये बनाया ये वाला, टेलीग्राम पे इसका लिंक दूंगा, वो अच्छे से 2-3 पेपर देख लें, फिर उससे आइडिया ले लें कि आपका कैसे तैयारी है, कितनी तैयारी है और क्या क्या कमी है। तो फिर उसके जब आप NCERT करोगे तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी बस यही कहना था। और NCERT में जैसे आपको बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती तो अपने टीचर से, जहाँ भी आप एजुकेशन गेट कर रहे हैं वहाँ से, यूट्यूब या और भी बहुत सारे मीडिया, तो वहाँ से उनको स्टडी करें, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी इधर उधर ना भटकें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। और ऑल द बेस्ट आपके पेपर को। बाकी और भी मैं कोशिश करूँगा और वीडियोस लाने की, ठीक है। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।